जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, चैप्टर 1, जिसका नाम है शीतयुद्ध का दौर, जिसे इंग्लिश में कोल्ड वार इरा। इसका MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, और बहुत ही मज़ेदार तरीका से आपको समझाएंगे और वीडियो आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त एक बात और आपको हम बताएंगे, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये काम पहले जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, शीतयुद्ध का दौर, जिसका आपको फुल एक्सप्लेनेशन, जिसे लाइन बाय लाइन चैप्टर होता है ना, उसका कवर किया हुआ है। तो आप जाके देखिए, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, तो वहां पर भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको सब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। प्लस आप MCQ कीजिएगा तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप फिलहाल आप इस सब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा तब और आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको मन होगा तो आप जाके देख भी सकते हैं फुल एक्सप्लेनेशन वाला। ठीक है, उससे पहले अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर आप लाइक कर देते हैं तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं एक नंबर प्रश्न में कि शीतयुद्ध से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट नंबर में आपके प्रश्न पूछा जा रहा है कि शीतयुद्ध से आप क्या समझते हैं, शीतयुद्ध के बारे में आप बताएं। शीतयुद्ध का अर्थ क्या होता है, ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो सब्जेक्टिव में किस तरह आपको उत्तर देना है से देखिए। तो उत्तर लिखना है पहले। ये शीतयुद्ध का अर्थ यह है कि जब दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो, ऐसा लगे कि युद्ध होने वाला है लेकिन युद्ध ना हो, उसे ही शीतयुद्ध कहते हैं। अब समझिए मेरे दोस्त, जब आपको हम फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ाए थे और आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम आपको कितना मज़ेदार तरीके से समझाए हुए थे। समझाए थे कि नहीं थे? अभी यस या नो करके आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हम समझाए थे कि नहीं शीतयुद्ध के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छा समझाए थे बोल रहे हैं आप सब, लेकिन फिलहाल हम सब्जेक्टिव में भी कुछ आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, दो देश, मतलब कि यहाँ पर रख ले सकते हैं USA और USSR। ठीक है, ये दो देश थे जो कि महाशक्तिशाली थे। कौन थे? ये दोनों के दोनों देश जो थे वह महाशक्तिशाली थे, और उस टाइम में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद ये दोनों शक्तिशाली देश उभरे थे। चलिए उसका कुछ उदाहरण भी हम दिखाते हैं। तनावपूर्ण स्थिति का अर्थ क्या होता है कि किसी के बीच घृणा, इसका अधिक करना, ये सब करना। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में भी अर्थ समझाते हैं। जैसे अभी वर्तमान में भारत और चीन के बीच के साथ ऐसा ही तनावपूर्ण स्थिति था। ऐसा लग रहा था कि दोनों देश में युद्ध होने वाला है लेकिन युद्ध न हुआ, यही शीतयुद्ध कहलाता है। देखिए अब गांव में देखिएगा, देखिए एक घर यहाँ पर है, आपके यहाँ घर है, वहाँ पर अगर चार लेडीज यहाँ से निकल गई, चार लेडीज वहाँ से निकल गई, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या होता रहता है, अब देखिए गौर कीजिएगा, तो वहाँ पर जब होता है तो वहाँ से बोली से कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, क्या होता है, बोली से, अगर कोई गाली गलौज भी होता है तो बोली से। लेकिन वास्तव में वहाँ मारपीट कब होता है, जब स्थिति बहुत बिगड़ जाता है तब। लेकिन ये जो था शीतयुद्ध, उसमें ज़्यादा स्थिति नहीं बिगड़ा, बट बोली चाल से ही घृणा, द्वेष, टकराव, ये सब के कारण ही खत्म हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? चलिए बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपके दो नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक ध्रुवीयता और द्वि ध्रुवीयता में अंतर बतावे। एक ध्रुवीयता मतलब एक आदमी की है, द्वि ध्रुवीयता मतलब दो आदमी की। इतना याद रखिएगा, एक ध्रुवीयता मतलब एक आदमी, मतलब एक कह रहा है, दो ध्रुवीयता मतलब दो आदमी के लिए। तो समझिए उत्तर आपको किस तरह देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उत्तर दे देना है, एक ध्रुवीयता विश्व वह है जिससे कोई देश बराबरी नहीं कर सकता है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है, जैसे अमेरिका। देखिए आपको हम थोड़ा सा समझाते हैं, एक ध्रुवीयता का अर्थ था एक देश, ये याद रहा है ना, एक देश। ठीक है, जिसमें कोई भी देश, जैसे भारत हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, ये कोई भी देश मान लीजिए, वो किससे, अमेरिका से टकराव नहीं लेना चाहता था, इससे कोई बराबरी नहीं कर सकता था। कब? जब उस समय था, जब शीतयुद्ध था उस समय। कब? तब जब ये द्वितीय विश्व युद्ध होता था। ठीक है, अब वहीं पर देखा जाए दो ध्रुवीयता वह है जिसमें दोनों महाशक्ति बराबर हो। क्या हो? दोनों महाशक्ति देश बराबर हो, दोनों के पास समान शक्ति, सैनिक और बम हो, उसे दो ध्रुवीयता कहते हैं। देखिए जब बराबरी के बाद दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है तो दो देश, USA और USSR, इन्हीं का नाम याद आता है। कभी भी अगर दो ध्रुवीयता का बात कीजिएगा तो इन्हीं का याद आता है। तो एक ध्रुवीयता का बात आता है तो अमेरिका का आता है, ये रूस का है। समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होता है, जब इसका घटन हो गया, विघटन हो गया, तब ये अकेला बच गया और ये शक्तिशाली हो गया, इसका बराबरी कोई नहीं कर सकता था, नहीं चुनौती दे सकता था।
किसका, इसका। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न में, गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 2 संस्थापकों के नाम बताएं। तो हम आपको 3 बता दिए, 1 2 3, ठीक है, लेकिन आपको 2 ही पूछा जाएगा, 2 से 3 पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा ये। ठीक है, लेकिन हम आपको जब फुल एक्सप्लेनेशन कराए थे उस टाइम आपको हम 4 5 6 शायद समझाए होते थे, जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, तभी आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? भारत की तरफ से आपसे पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, या तो इतना भी दे सकता है। और योगेश सलाबिया के जो आपका है टिंटो है, क्या है, टीटो। इंडोनेशिया के सुरकोनो है। ये याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा खास करेगा, ये वाला आने के चांस ज़्यादा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की तरफ से गुट निरपेक्ष में किन्होंने योगदान दिया, तो ये आप लगा सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको दिया जाएगा ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और 2 3 और महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं था। आप क्या लगाइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देखिए। अब उत्तर आपको इसी प्रकार देना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 महाशक्तियों में विभक्त हो गया। देखिए, गुट निरपेक्षता का अर्थ समझा रहे हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था, 1939 से लेके 1945 तक चला था। ठीक है, और वहीं पर शीत युद्ध की बात करें तो 1945 से लेकर 1991 तक चला था। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट है और आपको हम समझाए हुए थे। ठीक है, चलिए, तो वही कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्ति में विभक्त हो गया, 2 महाशक्ति में विभक्त हो गया, जिसे यूएसए और यूएसएसआर कहते हैं। जो दोनों महाशक्ति था ना, वो अलग अलग हो गया। ठीक है, जो देश नए स्वतंत्र हुए थे वह नहीं चाहते थे कि हम किसी गुट में शामिल हो। मतलब कि जो देश नए नए स्वतंत्र थे, जैसे भारत मान लीजिए, भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ, मतलब पहले ही हुआ, तो ये क्या कहते थे, हम किसी दूसरे में शामिल नहीं होना चाहते, हम अलग रहना चाहते थे। तो जो देश नए नए स्वतंत्र हुए थे वह नहीं चाहता था कि किसी भी गुट में शामिल हो, और उन्होंने एक नया गुट खोला जिसे गुट निरपेक्ष कहते हैं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसमें? गुट निरपेक्ष में। तो समझ गए, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भी वह चाहते थे कि जो नए नए स्वतंत्र देश हुए हैं वो नहीं चाहता था किसी भी देश में हम शामिल हो, नहीं तो फिर हमें और भी कोई शासन करना स्टार्ट करता है। तो इसीलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए, हमें समझाने का चांस पूरा उम्मीद रहता है कि 100% आपको समझाए। ठीक है, बट आपको दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपके पास कॉपी है तो उसमें नोट करते हुए चलिए, तभी आपको कभी एग्जाम रहेगा तो उस टाइम आप देख लीजिएगा, तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, और चैनल पर फर्स्ट बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल रंग का दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर में देखिए, विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन जो है वो क्या है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। इसमें अलग अलग राज्य देश के व्यापारिक कार्य के लिए स्थापना किया गया था। देखिए, विश्व व्यापार की स्थापना जो किया था वह 1995 में किया गया था। किस लिए किया गया था? व्यापारिक कार्य के लिए, जैसे सामान वामान बेचने उचने के लिए। कहाँ से? अलग अलग देश से, मतलब अलग अलग देश राज्य, जैसे हो गया भारत हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ये सब क्या हो गया, अलग अलग हो गया। और राज्य में भी देख सकते हैं अलग ही राज्य। ठीक है, इसमें अलग अलग देश के बीच बातचीत और व्यापार के लिए भी हस्ताक्षर होते हैं। बातचीत मतलब कि कोई चीज़ बात करना है तो ये विश्व व्यापार संगठन में भी किया जाता था, अलग अलग देश के राज्य से। ठीक है, देश से, और देश और राज्य दोनों से। तो ये भी आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न में कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जो फुल एक्सप्लेनेशन में आपको नहीं समझा पाए होंगे वो सब्जेक्टिव में आपको समझा देंगे, लेकिन अगर आप फुल एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है कि विकसित देशों से विकासशील देशों में खाद्य सामग्री पहुंचाना, साधनों को भेजना, न्याय दिलाना, कम विकासशील देशों को उचित अधिकार दिलाना। देखिए, आप थोड़ा सा बात समझिएगा। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ यह है कि जो देश विकसित है, मतलब कि जो डेवलपमेंट बहुत है, उस विकासशील देशों में खाद्य, मतलब जो विकासशील करना चाहते हैं, खाद्य सामग्री पहुंचाना, संसाधनों को भेजना, न्याय दिलाना। न्याय दिलाने का अर्थ क्या है कि कोई कमजोर देश है और उस पर अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो इसे न्याय दिलाना जरूरी है।
कम विकासशील देशों को उचित अधिकार दिलाना, मतलब कि जो देश कम विकासशील है उसे थोड़ा सा अधिकार दिलाओ कि उसे अच्छा पोजीशन पे ला जाए। ये विकासशील देश ही कर सकता है, विकसित देश ही कर सकता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न में, और ये MVBI है, लगा लीजिए स्टार मार्क, बहुत बार पूछा गया। और स्टार मार्क देखिए लास्ट में होगा तो हम बता देंगे कौन कौन सा ज़्यादा आने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिए, परमाणु अप्रसार संधि से आप क्या समझते हैं? परमाणु अप्रसार संधि से आप क्या समझते हैं? यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को रखने की अनुमति देती है। क्या करती है? यह जो हमारे परमाणु शक्ति है वह रखने की, किसी देश को, संपन्न देशों को रखने की अनुमति देती है जो अच्छा सा देश है। ठीक है, और बाकी देशों को ऐसा हथियार हासिल करने से रोकती है। क्यों रोकती है? कहीं ऐसा ना हो कि कोई, देखिए मान लीजिए भारत है, ठीक है, भारत के पास अच्छा खासा नहीं नॉलेज है, ठीक है, इसके बाद जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, भारत के पास नहीं है। ठीक है, परमाणु अभी तो है परमाणु बम, बट उस समय नहीं था। ठीक है, तो मान लीजिए भारत के पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसे क्यों रोका जाएगा? क्योंकि ये गलत कार्य न उठा ले इसलिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत नहीं तो नेपाल के यहाँ कर सकते हैं, चीन को ही ले सकते हैं। ठीक है, चीन के पास परमाणु बम नहीं है, अगर वो परमाणु बम लेगा तो किसी पे हमला कर सकता है, तो इसे हानिकारक, तो ये रोकती है कौन? तो संपन्न देश रोकती है। 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परमाणु हथियार बनाने या रखने वाले देशों को एक श्रेणी में रखा गया था। मतलब कि 1967 में, जब 1 जनवरी 1967 में, लेकिन भारत में जो था 1974 में किया गया था, जो कि पोखरण में किया गया था। फर्स्ट मतलब परमाणु जो किया गया था 1974 में। ठीक है, इसमें इसमें मूलतः 5 देश शामिल थे, जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन। इस संधि को 1995 में अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। क्या किया? अनियमित काल के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया ना मेरे दोस्त? चलिए बहुत अच्छा। अगर देखिए, अगर आप भी अगर चाहते हैं क्लास 12th का ऑल नोट्स लेना, तो आप हमें इस नंबर पे एक बार कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है, इस पर मैसेज कीजिए, तब आपको एक और नंबर मिलेगा जिससे आप कॉल पर बात कर सकते हैं। तो इस पर मैसेज कीजिए, आपको जरूर एक नंबर मिलेगा, उससे बात कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नाटो क्या है। नाटो क्या है? नाटो एक सैनिक संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1939 में अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए किया गया था। देखिए नाटो जो है यह एक सैनिक संगठन, सैनिक मतलब कि जैसे आर्मी नहीं होता, मिलिट्री, वो सब होता है। जैसे भारत की सैनिक हो गया, ये सब फलना चिला, ये होता है। और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल, ये याद पूरा रखिए, 4 अप्रैल 1949 को। कब होता है? 4 अप्रैल 1949 को। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। किसने किया था? नाटो की स्थापना किसने किया? तो अमेरिका ने किया था। कब किया था? तो ये 4 अप्रैल 1949 को। यही क्या है? एक सैनिक संगठन है। और किस लिए किया गया था? तो सोवियत संघ के विस्तार, जब सोवियत संघ का जो विस्तार था ना, वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा था, तो उसे रोकने के लिए क्या किया? नाटो की स्थापना किया था। किसने किया था? अमेरिका किया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। कहाँ है? नाटो के मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। इसका संगठन आज शांति का सहभागी कहा जाता है। अभी जो था, अभी तो बढ़ के बहुत हो गया, 30 नहीं है, कुछ ज़्यादा ही हो गया अभी, बट उस समय बहुत कम था। अभी सहभागी का है, शांति का सहभागी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये शांति के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए तनाव समतुल्य क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं? तनाव समतुल्य क्या है, या आप इसे क्या समझते हैं? या तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, शीतयुद्ध एवं तनाव समतुल्य में अंतर बताएं। शीतयुद्ध एवं तनाव समतुल्य में अंतर बताएं। तो अगर आप भी बता दीजिएगा तो आपको 2 नहीं 5 नंबर ये मिलेगा। क्या नंबर? 5 नंबर आपको मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, जरूर बताइए किसी को भी। चलिए, तनाव समतुल्य का अर्थ ही है कि दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीतिक में 2 ताकतवर देशों का उदय हुआ। आपको हम पहले बताए हुए थे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेके 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, और उसमें कितने बहुत देश थे। ठीक है, एक मित्र राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र थे। तो ये भी हम आपको बताए हुए थे, जो कि आप देखिएगा फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो, तब आपको बहुत ही अच्छा से समझ आएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बार बार बता रहे। क्यों? क्योंकि आपको देखना बहुत जरूरी है, वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझिए, 2 ताकतवर देश थे। कौन कौन थे? USA और USSR दोनों थे। ठीक है, उस समय, जिसमें अमेरिका उदारवादी पूंजीवाद का था। जो अमेरिका था ना, वो पूंजीवादी का था। वहीं सोवियत संघ जो था समाजवादी विचारधारा का परावर्तक थे। ठीक है, विचारधारा के फैलाने के प्रश्न पर दोनों ही देशों में वैचारिक मतभेद था। मतलब कि जो ये चाहता था पूंजीवादी करे, और ये चाहता था कि समाजवादी करे, तो ये दोनों के फैलाने में, जैसे बात को नहीं फैलाया जाता है, तो इसके विचार में क्या था? छिड़काने होने, मतभेद होने लगा। और इस मतभेद की शीतयुद्ध का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? शीतयुद्ध।
विचारधारा के फैलाने में प्रश्न दिया और इस विचार को मतभेद हुआ और इसे क्या नाम दिया गया, शीतयुद्ध नाम दिया गया। इसे युद्ध के दौरान दोनों देश के बीच घृणा टकराव और क्या था, घृणा था, टकराव था, द्वेष था, ये सब था। किसके किसके बीच, यूएसए और यूएसएसआर के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। टकराव की स्थिति इतनी ज़्यादा हो गई जिसके कारण तीसरे महायुद्ध जैसा माहौल उत्पन्न हो गया। क्या हुआ, मतलब यह इतना घृणा टकराव धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हो गया जिससे लग रहा था, मतलब बाकी देशों को जैसे यूएसए और यूएसएसआर को छोड़कर बाकी देश को लग रहा कि तीसरा महायुद्ध हो जाएगा। तो यह तीसरा महायुद्ध होता तो बहुत ही खराब होता ना। तो उस समय बहुत ही मतलब कि 1914 से लेकर 1918 तक दूसरा फर्स्ट चला था और सेकेंड चला था 1939 से लेकर 1945 और फिर 1945 से लेकर 1991 तक चलता तो पूरा विनाश होने के करीब में आ जाता। लेकिन क्या हुआ, इसे बंद किया गया, ठीक है। महायुद्ध जैसा माहौल उत्पन्न हो गया। अतः इस माहौल को कम करने के लिए दोनों ही देशों ने आपसी घृणा और टकराव की भावना को कम किया। मतलब दोनों देश, कौन, रूस अभी इसका नाम क्या है, रूस है, ठीक है। ये सोवियत संघ था, अभी जो है इसका रूस नाम हो गया, किसके, यूएसएसआर का, और ये जो है यूएसए जिसे अमेरिका कहते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर मतलब कि ये रूस का है, ठीक है। यूनियन एसोसिएशन ऐसे ही नाम है कुछ ऐसा है, ठीक है। जिससे अनेक उनके बीच सहयोग और सामान्य बढ़ा, जिससे उसकी स्थिति में कमी आई, जिससे ही तनाव सिंथिल्ली का नाम दिया गया। देखिए अब ये दोनों क्या किए, अपनी घृणा और टकराव की भावना को कम करने लगा, धीरे धीरे डाउन कर दिया, तब उसे क्या किया गया, नाम तनाव सिंथिल्य रख दिया गया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा मेरे दोस्त। और ये भी पंचशील समझौता के बारे में लिखे, ये भी बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा, कोई ठीक नहीं रहता कौन सा प्रश्न कब पूछ ले, ठीक है। पंचशील समझौता की स्थापना 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए थे। देखिए ये जो पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, कब, तो ये भारत और चीन के बीच, कहाँ पर हुआ था, तिब्बत, एक जगह याद रखिएगा, चीन की तरफ से कौन सा जगह था, तिब्बत था, याद रखिएगा मेरे दोस्त, कब याद था। देखिए पंचशील समझौता की स्थापना जो हुई थी 29 अप्रैल 1954 को हुई थी, कब हुई थी, 29 अप्रैल 1954 को, कहाँ पर हुई थी, तो चीन के तिब्बत नामक स्थान पर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ हम याद लिखा देते हैं, तिब्बत, हल्का और आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तिब्बत जो कि अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में मेरे दोस्त, याद रखिएगा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए यह समझौता भारत और चीन के बीच मित्रता व व्यापार संबंधी के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत थे जो कि इस प्रकार थे, ठीक है। देखिए इसमें कितने थे, भारत और चीन के बीच में था, जो कि भारत और चीन के बीच में लड़ाई होता था बार बार, ठीक है। तो ये क्या क्या, ये दोनों के दोनों मिलकर इसको रोकना चाहते कि पंचशील समझौता किया जाए, जिसमें 5 सिद्धांत थे। देखिए क्या क्या सिद्धांत थे, एक दूसरे के घरेलू मामले हस्तक्षेप न करना। देखिए जैसे भारत अपना काम कर रहा है तो चीन आकर कुछ काम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, नहीं इससे मतलब माने मतलब रखेगा तो चीन को, ठीक है। उसी प्रकार चीन अगर काम कर रहा है तो भारत को भी कोई माने मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, मतलब किसी प्रकार के आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, कुछ अंदर की बात है तो इन सब पर हस्तक्षेप नहीं करनी, ठीक है। समानता तथा पारस्परिक लाभ की ओर ध्यान देना, मतलब अच्छा सा काम करना, शांतिपूर्ण रहना और शांति से रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ वीडियो थे, आपको समझा दिए। देखिए मेरे दोस्त वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक वीडियो बनाने में आपको सोच सकते हैं मोबाइल से बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप हमें एक बार सपोर्ट करके क्या कर सकते हैं, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट का मिल जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तो आप हमें कर दीजिए, थोड़ा सा जाएंगे आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, उससे बड़ा सपोर्ट अगर हम आप मेरा करना चाहते हैं तो अगर आपके भाई बहन कोई भी है, जहाँ के आप दोस्त कहीं भी जाते, घूमने वूमने भी जाते, कहीं अगर इस कोचिंग वोचिंग देखते हैं, वहाँ पर 10th क्लास 10 के बहुत ही स्टूडेंट रहते हैं, उसे जरूर बताइएगा RTX सेल्फ स्टडी के बारे में। अगर आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कर दीजिएगा तो आपको हम बहुत ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपसे को हम बोले हैं कि 3 मंथ आपके लिए हम बहुत जी जान से हम काम करेंगे, तो 3 मंथ आपके लिए जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको PDF चाहिए, PDF तो चाहिए ना, तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको नाम, देखिए आपको क्या कहते हैं, शीतयुद्ध का दौर का फुल एक्सप्लेनेशन बाय चैप्टर बाय 1 2 पार्ट 1 और 2 मिलेगा, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। या तो अगर आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव का लिंक यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।